चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आ जाइए, शुरुआत का संदर्भ देखते हैं। करंट अफेयर्स हम लोग उठाए 30 दिसंबर का। और 30 दिसंबर में देखिए क्या है, बहुत अच्छे सवालात हैं, नो डाउट, बड़े अच्छे अच्छे सवाल है। और ये सब सवाल बेटा आया हुआ सवाल है। ठीक, आइए लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। मैंने आपको फिर याद दिलाना है, 30 दिसंबर 2021 के अखबारों से मैंने ये तमाम सवाल बनाए हैं कॉम्पिटिशनल वर्ल्ड के ख्याल से, जिसमें से आज के जो ये 20 सवाल हैं, यकीन मानिए इनमें से 14-15 सवाल अब तक अलग अलग कंपटीशन में आ चुके हैं। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दिखा रहा हूं कि ये कैसे सवाल आ रहे हैं। सवाल कहीं कहीं ट्विस्टेड भी पूछा है, पर जवाब यहीं से तय हुआ है। और चूंकि ये बहाना है रख दिया, इसके बहाने कई बातें होंगी और आप मेरे साथ साथ इसे लिख भी लेंगे, लेकिन पहले समझना जरूरी है। आइए, 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड फ्री इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर झंडा फहराया। देखिए बेटा कितना कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर हमने इन कॉम्प्लिकेशंस को तोड़ा है। यानी 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड फ्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना, देखें, किस द्वीप पर झंडा फहराया। तो अंडमान निकोबार में एक नहीं 239 प्लस आइलैंड्स है। यह आर्कियोपेलॉजी है और आप भी जानते हैं कि यह द्वीप समूह है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोपेलॉजी है, सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है, और अपने यहां अंडमान निकोबार सबसे बड़ा आर्कियोपेलॉजी है, द्वीप समूह है। यानी कि यहां पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, 239 प्लस आइलैंड्स हैं, स्मॉल, बिग, टाइनी सब। तो अंडमान निकोबार में लगभग कितने द्वीप हैं बेटा? हमने कहा 239 प्लस हैं। इनमें से किस द्वीप पर उन्होंने झंडा फहराया था यूनाइटेड फ्री इंडिया का और पीएम पोस्ट क्रिएट किया था? एट पोर्ट ब्लेयर, एट बैरन, शागाशी या फिर रॉस? प्लीज आप माउथ वॉइस में जवाब दे सकते हैं, टाइप करके जवाब दे सकते हैं। आप ABCD कह दीजिए या डायरेक्ट नाम ले लीजिए। वुड यू लाइक टू बी टेल मी? प्लीज हमारे साथ इंटरेक्ट करिए ताकि और इंटरेस्टिंग बनाए और हम सब लोग इसे को लेकर आगे बढ़े। इसमें वो देखिए 3 आइलैंड तो आप जानते हैं बहुत फेमस है, जो तीनों यहां पर है। पोर्ट ब्लेयर ये तो आज कैपिटल है, ये किसका? ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का। बैरन तो मालूम है ऐसे ही, यानी क्या? इंडियाज सिंगल एक्टिव वोल्केनो, ठीक है ना? ठीक है बेटा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह अंडमान निकोबार के अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड के बैरन आइलैंड पर है। पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी से निकले मैग्मा के डिपोजिशन से धीरे 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 उठते उठते समंदर के सी लेवल के ऊपर उठकर आ गया, पहाड़ भी खड़े हो गए। याद रखिएगा पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैग्मा मेड है, वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो मैग्मा निकला लावा उसके जमा से, डिपोजिशन से बना है। जबकि लक्षद्वीप कोरल रिफ है, पॉलिप से बना है, यानी वह जो है क्या जीव जंतुओं के जमा होने से वो द्वीप बन गया है, और ये मैग्मा से। तो याद रखिएगा क्या इसका मतलब बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ
आइलैंड्स हैं, ये बहुत सारे ज्वालामुखी वहां होंगे, बिल्कुल होंगे। और ये ज्वालामुखी ये बताता है कि अब एक बचा हुआ है। हां, भारत में एक ही सक्रिय बचा है, तो उसका नाम है बैरन वॉल्केनो, बैरन आइलैंड, इंडियाज सिंगल एक्टिव वॉल्केनो। ये बैरन है और ये बैरन द्वीप पर है। कहां पे है? बैरन आइलैंड है। तो एक क्वेश्चन और आ गया, और ये किस हिस्से में है बेटा? तो ये अंडमान वाले हिस्से में है, अंडमान वाले हिस्से में है। अब शागासी है, रहने दीजिए। अब रॉस, ये बहुत टूरिज्म पॉइंट का अट्रैक्शन है, टूरिज्म यहां बहुत होते हैं। रॉस आइलैंड पे लोग टूर करने के लिए खूब जाते हैं। तो देखिए, हमने पोर्ट ब्लेयर कैपिटल बता दिया, बैरन के बारे में बता दिया, इसका एक्स्ट्रा रॉस आइलैंड के बारे में बताया, शागासी कुछ भी नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑल विच वन इज द आंसर? योर आंसर विल बी रॉस आइलैंड। तो रॉस आइलैंड पे ही यूनाइटेड फ्री इंडिया के प्रधानमंत्री के तौर पर हम देखते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस उर्फ नेताजी ने भारत का झंडा फहराया था रॉस आइलैंड पे। यह स्मारक आज भी मौजूद है। और इस तरह से ध्यान देंगे, 30 दिसंबर 1943 की बात है। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगर ये समझ गए तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर, अच्छा ए सर, अच्छा नहीं, इसका आंसर आ गया क्या? डी, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा, ओके। अब आइए, आवर क्वेश्चन नंबर 2। 30 दिसंबर 1922 को आधिकारिक रूप से सोवियत संघ का निम्न राज्यों को मिलाकर गठित किया गया। यानी बेटा, पहले तो इसका नाम क्या था? रसिया, और रसिया के बाद इसका नाम क्या पड़ा? USSR, जिसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड सोवियत, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये रसिया का नया नाम पड़ा और ये इसका फॉर्मेशन हो गया, यानी निर्माण हुआ। तो कब हुआ था? तो एक तो आपको यह पता चल गया कि यूएसएसआर कब बना, यह आपका आंसर यहां छिपा है। 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर बना, एक पॉइंट। इसका नाम क्या रखा गया? यूएसएसआर। पहले क्या नाम था? रूस यानी रसिया। अब इसे क्या कहते हैं शॉर्ट में? सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ। यूनाइटेड आ गया ना, तो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ। अब इसमें कितने राज्यों को मिलाकर बनाया गया था? तो इसको कंपेयरिंग करके सोचिए, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना तो कितने राज्यों को मिलाया गया था? तो ध्यान देंगे, एग्जाम्पल सोचिए, जब ध्यान देंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना तो 13 राज्यों को मिलाया गया था। अब इसको कैसे समझेंगे? आज भी अमेरिका का जो फ्लैग है उसमें व्हाइट एंड रेड का जो स्ट्रिप है वो 13 स्ट्रिप है। व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, ऐसे 13 हैं। ये 13 उस जमाने के स्टेट को याद दिलाते हैं, और 50 स्टार है जो बताता है कि आज प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसके 50 प्रोविंस स्टेट हैं। 50 स्टार्स, कितनी अच्छी बात है। तो याद रखना है, यहां पर यूएसए में कितने राज्य मिले थे? 13। यूएसएसआर में कितने राज्य मिले, यही पूछता है। तो यूएसएसआर का जो गठन हुआ था 30 दिसंबर 1922 को, कितने राज्यों से मिलकर? 8, 15, 21, 9। व्हाट यू से, क्या कहना चाहते हैं आप? सुभाष चंद्र डेथ इन 18 अप्रैल इन ताइवान? नहीं बेटा, सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु देखते हैं प्लेन क्रैश में 18 अगस्त को होगा, 18th ऑफ अगस्त 1945 इन ताइवान। तो 18 तारीख सही है,
अप्रैल की जगह इसे अगस्त लिखिएगा। चलिए, तो ये आपने देख लिया। तो बेटा आंसर है 15। यूएसए कितना? 13। ये कितना? 15। और एक है बेटा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें कितने हैं बेटा? इसमें 6 हैं। तो यूनाइटेड अमीरात में 6 सॉवरेन कंट्री मिलकर अपना एक संगठन बनाई है। ऐसे ही आजकल क्या है? यूरोपियन यूनियन। इसमें कितने हैं? अब देखा जाए तो हम इसमें देखते हैं 27 हैं यूरोपीय यूनियन में। तो देखा बेटा, यूरोपीय यूनियन में 27, यूएई में 6, यूएसए में 13 और यूएसएसआर में 15। अब तो यूएसएसआर नहीं रहा। तो कभी ऐसे भी सवाल पूछ देगा कि इनमें से किस में सबसे ज्यादा राज्यों से मिलकर के बना हुआ ये देश है। यूएसए में 13 आज भी है, यूएई में 6 आज भी है, यूरोपीय यूनियन में 27। ये सबसे बड़ा है यूरोपीय यूनियन। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, इस 8 का इस्तेमाल अगर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन के लिए करें तो हम हिस्ट्री में चले जाएंगे और हिस्ट्री में एंशिएंट में जाएंगे। और जब आपसे पूछेगा दुनिया की प्राचीनतम गणतांत्रिक व्यवस्था भारत में थी, जो वज्जी संघ के नाम से जाना जाता, जिसे लिच्छवी गणराज्य कहते, जिसकी राजधानी वैशाली थी। और यह लिच्छवी गणराज्य या वज्जी संघ कितने राज्यों से मिलकर संघ बना था? 8। तो देखिए, इस 8 का इस्तेमाल कर लीजिए तो हम क्या कहेंगे बेटा? वज्जी संघ। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? लिच्छवी गणराज्य। ये कितने से बना बेटा? 8 से बना। कितना अच्छा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं? तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब आपको यह भी समझ में आ गया कि यूएसएसआर के बने 100 साल हो गए, यानी 2022 चल रहा है। 1922 में यूएसएसआर बना, व्लादिमीर इलिच लेनिन ने इसकी नींव रखी थी, नहीं? तो कितने वर्ष हो गए? 100 साल हो गए। तो यूएसएसआर एक्चुअली कितने साल चला? तो 1990 में वो टूटना शुरू हुआ और 91 में फाइनली टूट गया। तो इस तरह से 90 में से 22 तो 68, यानी कि एक्चुअली यूएसएसआर का लाइफ कितना साल रहा? 68 ईयर्स। क्योंकि आप भी जानते हैं टूट चुका था 90 और 91 में। तो इस तरह से आपको यह भी समझ में आ गया। चलिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने आपके लिए ये रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पॉइंट क्लियर? चलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप इसे पेन डाउन करते रहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देंगे, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, कितने सालों से लगातार पूछ रहा है। ब्रिटिश अंग्रेजी लेखक, नाम रुडयार्ड किपलिंग, जिसने द जंगल बुक नाम की किताब लिखी, जो किताब उसने 1894 में लिखी, का यह लेखक है। और इसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, श्वेत लोगों का प्रभार, जिसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाइट मैन्स बर्डन। बेटा एज इट इज शब्द आते हैं हिस्ट्री में। व्हाइट मैन्स बर्डन एक थ्योरी है, थ्योरी, अवधारणा, देने वाला का जन्म स्थान है। देखिए, हमने सवाल को दूसरे तरीके से पूछा, पर यह सवाल है। पहला, सिंप्लीफाई करिए। एक सवाल पूछेगा द जंगल बुक का लेखक कौन है, तो आपके सामने में रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग कहां का रहने वाला था? ब्रिटेन का था। ही वॉज ए इंग्लिश राइटर,
novelist, a story writer who wrote a book named The Jungle Book. और जंगल बुक जो लिखा, कब लिखा? 1894. ये जो जंगल बुक है ये कौन से फॉरेस्ट के ऊपर बेस किया? बेस्ड किस पे किया? तो नंदन, ध्यान देंगे, नंदन कानन। बेटा कानन का मतलब फॉरेस्ट होता है, नंदन इसका नाम है, नंदन कानन। ये नंदन कानन फॉरेस्ट कहां है? ओडिशा। बेटा ये ओडिशा में है, ये पता चला। अच्छा, जंगल बुक का एक कैरेक्टर का नाम याद करिए, याद है किसी को? मोगली। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल बुक का ये गाना याद होगा, मोगली नाम का सीरियल बना है। तो मोगली इज ए कैरेक्टर ऑफ जंगल बुक। और एक जानवर है जिसका नाम है शेरा। तो मोगली इंसान है और शेरा जो है आपको मालूम ही है, और भी ढेर सारे हैं। तो जंगल बुक का किताब समझ में आ गई, जिसपे दो दो पिक्चर सीरियल सब बन गए हैं। अब आइए, तो ये जो लेखक है रुडयार्ड किपलिंग, उसने एक थ्योरी दी थी, श्वेत लोगों का प्रभार। आप कहेंगे ये क्या थ्योरी दी थी? तो मैंने इससे पहले भी इस पर डिस्कस किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन जो भारत पर आकर हुकूमत करना शुरू की, तो अपने हुकूमत को जस्टिफाई करने के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने एक थ्योरी गढ़ी और वो कहा कि ये प्रभु यीशु जो हैं हम लोगों को एक बड़ा बर्डन दिए हैं, अकाउंटेबिलिटी दिए हैं कि तुम यूरोपियन, तुम इंग्लैंड वाले सभ्य हो और पूरी दुनिया को सभ्य बनाओ। तुम एशिया जाओ, अफ्रीका जाओ, लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका जाओ, वहां पे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उन्हें सिविलाइज्ड करो, इंसान बनाओ, उसका डेवलपमेंट करो। इसीलिए हम उनके ऑर्डर्स को ओबे करते हुए इस बर्डन को पूरा करने के लिए, इस अकाउंटेबिलिटी को पूरा करने के लिए हम आए हैं आपके देश में। हम शासन नहीं करना चाहते, हमारी मजबूरी है, हमारा बर्डन है, व्हाइट मैन्स बर्डन, श्वेत लोगों का प्रभार। दिस थ्योरी इज नंबर ऑफ टाइम्स आस्किंग इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रांस के इतिहासकारों ने कहा सेक्रेट ड्यूटी, यानी ये पवित्र कर्तव्य है जो हम इन महाद्वीपीय देशों को सभ्य बनाने आए हैं, हम कोई राज करने नहीं आए। क्या बात है? हम पहले से सभ्य हैं, लेकिन अब वो हमें सभ्य बनाएंगे, अपने सांचे में ढालेंगे। तो बेटा ये शख्स का जन्म कहां हुआ? रुडयार्ड किपलिंग का जन्म कहां हुआ? बंबई, नंदन कानन, कोलकाता, मद्रास। अब बताइए, गेस करके बताइए तो बेटा कि इसका जन्म कहां हुआ? नंदन कानन जो ओडिशा में है, मद्रास में, बंबई में, या फिर कोलकाता में? वेयर विल बी? कैसे पता चलेगा इनका जन्म कहां हुआ? याद रखेंगे, ऐसा लगेगा कि नंदन कानन हुआ, नहीं, इसका जन्म स्थान बंबई है। तो देखिए 5 सवाल यहां से कैसे बने, 5 सवाल। रुडयार्ड किपलिंग कौन था? ही वॉज ब्रिटिश इंग्लिश राइटर, एक क्वेश्चन। ही रोट ए बुक द जंगल बुक in 1894, that story about a human child, human boy inside of the Nandankanan forest named Mowgli. This is a big character of this story. Who given the concept of white man's burden? तो ब्रिटिशर्स ने दिया। किसने? खास करके रुडयार्ड किपलिंग ने। श्वेत लोगों का प्रभार का सिद्धांत किसने दिया? और इस आधार पर अपने हुकूमत को वो जस्टिफाई कर रहा था। अब इसका जन्म कहां? बंबई में। कितना छोटा सा सवाल है, पर इन सवालों में ही कितने सवाल छिपे हैं, यही दिमाग चाहिए आपको। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। ओके, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट सवाल अगला ये है, क्वेश्चन नंबर 4। पैंगोंग झील जो लेह लद्दाख में है, पिछले 30 वर्षों में सिकुड़ चुका है, कितना प्रतिशत? तो ध्यान दें, आपको एक बात तो यह पता चला कि पैंगोंग झील कहां है?
लेह के पास। और लेह कहां है? लेह क्या है? कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो बेटा ये लद्दाख का कैपिटल है। अब पिछले 30 वर्षों में सिकुड़ चुका है। पिछले 30 वर्षों में सिकुड़ चुका है का क्या मतलब है? यानी ये कंटिन्यू श्रिंक कर रहा है। श्रिंक करना यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बर्फ कम होते जा रहे हैं, तो पानी की मात्रा कम होगी, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम पड़ेगा, तो अपने जो उसके एरियाज हैं, किनारा है, उसको छोड़ेगा, तो सिकुड़ रहा है यानी श्रिंकिंग। तो इन लास्ट 30 years shrinking of Pangong Lake, how much percentage? 6.7%, 24%, 2%, 18%. Which one will be correct answer? Tell me, क्या correct answer होना चाहिए? तो ध्यान देना है, this is the right answer, 6.7%. ये ध्यान में रखेंगे, याद रह जाएगा 6.7%. तो पैंगोंग लेक मालूम ही है, ये जो लेक है ठीक है, इसका लगभग ये इधर इंडिया है और इधर चाइना है, ये ध्यान में रखिएगा। 50-50 का हिसाब किताब है, ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। हाईएस्ट प्लेस, ये कौन सा लेक है? ग्लेशियर। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा हिम नद झील। हिमनद यानी ग्लेशियर जो पिघलता है तो गड्ढा नुमा जगह में जो जमा होता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो लेक बन जाता है, तो इसको हिमनद झील। हिम मतलब समझ में आ गई बात? बर्फ, नद नदी, पानी, झील, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लेशियर या ग्लेशियस लेक। इसका मतलब है ये क्या है? सीजनल होगा, बिल्कुल सीजनल होगा। यानी कैसे मतलब? मौसमी। क्या मतलब? बेटा लगभग ये 5 महीने वाटर्ड होगा लिक्विड फॉर्म में और 6-7 महीने सॉलिड हो जाएगा। तो यानी ये लिक्विड कम सॉलिड, ठोस और तरल दोनों होगा। इसका मतलब ये झील जो है सीजनल है, मौसमी में लिक्विड, और फिर जब बर्फ सर्दी आएगी तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। यानी ये तरल भी है, सॉलिड है। इसका मतलब ये सीजनल है यानी कि अस्थाई लेक है, बिल्कुल ये अस्थाई प्रकार का लेक है, यानी अस्थाई, बिल्कुल सही फॉर्म है ये। तो ग्लेशियर लेक समझ में आ गई। और हमारे हिमालय में मोर देन 3000 छोटे और बड़े ग्लेशियल या ग्लेशियर लेक हैं। भारत के हिमालयी क्षेत्र में 3000 से ज्यादा हिमनद यानी कि झील है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, यह समय के साथ लिक्विडिफाइड और सॉलिड होती है। ये जो हिमनद लेक है भारत और चीन के बीच विवादित स्थान पर है, और हम आप सब इसके बारे में खूब जान रहे हैं जब से चीन से मतलब अभी हाल फिलहाल 2020 से तनाव हुआ है। तो कुल मिला के ये बात तो समझ में आ गई। अब बात को आगे बढ़ाइए। तो बेटा इतनी सारी जानकारी एक छोटे से सवाल में सिमट कर आ गई, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये हाईएस्ट प्लेस लेक है इंडिया का, हाईएस्ट प्लेस लेक इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से भारत में सबसे ऊंची जगह पर जो झील है वह क्या है? ये है पैंगोंग लेक। अब ये जो पैंगोंग लेक है ये फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक है,
यानी मीठे जल का झील है, यानी स्वीट वाटर लेक है। अब इसी लेक पर हम जरा देखें, इसी लेक पर एक ब्रिज यहां बनाया था और एक और ब्रिज ये बना रहा है। ये दो ब्रिज चाइना ने बनाया है। ये दो ब्रिज हैं जिसको लेकर के हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, आपने देख लिया इसे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मिट जाएगा, ये बात हम समझ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम युक्ति लेके आ रहे हैं। जो ये सारे के सारे जो एडिशनल बातें मैं लिखता हूं, सारा का सारा सेव हो जाएगा और वो आपके पास चला जाएगा नोट सेक्शन में, ऐप पे ही नोट सेक्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके देखते रहेंगे। तो ये मैं जल्दी ही 1-2 दिन में इसको भी ओके करवा दूंगा। पॉइंट क्लियर? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आवर क्वेश्चन नंबर 5, जिन झीलों की तलछट एवं शिलाखंड कमजोर हो, जल्दी टूट जाने का डर हो, उसे क्या कहते हैं? जिन या जिस, एक ही बात है, जिस भी कर सकते हैं, या जिस झीलों की तलछट समझते हैं? तलछट यानी उसका जो बॉटम है बहुत वीक है, और शिलाखंड कमजोर हो। शिला मतलब पत्थर का खंड, कमजोर हो तो जल्दी टूट जाने का डर है। यानी ये झील अभी अभी बना है, यानी न्यूली मेड, अभी सॉलिडिफाइड नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ सॉलिडिफिकेशन इज गोइंग ऑन। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि इसका ठोसीकरण चल रहा है। ठोसीकरण चल रहा है, अभी सॉलिडिफिकेशन चल रहा है। तो बेटा अगर ऐसा कोई झील जिसकी तलछट और शिलाखंड बहुत ही कमजोर हो और जल्दी टूट जाने का डर हो, तो इसका अर्थ है ये न्यूली मेड झील है और सॉलिडिफिकेशन इज गोइंग ऑन है। तो इस तरह के झील को क्या कहते हैं? तो ये झील बनता कहां है? ये झील जनरली कहां होता है? हिमालयन रीजन। ठीक है, हिमालयन रीजन। और इसका मतलब ये निकल के आया कि ये सारे क्या होंगे? ग्लेशियल, यानी हिमनद झीलें होंगी, सीधी सी बात है, लेकिन न्यूली होगी। तो इस तरह के नए झील को क्या कहते हैं? प्रो ग्लेशियर झील, प्रो ग्लेशियर 2 बार लिखा गया, मैग ग्लेशियर झील, कास्ट ग्लेशियर झील। तो आई एम सो सॉरी, ये 2 बार लिखा गया है, इसको आप इस ऑप्शन को उड़ा दीजिए। प्रो ग्लेशियर झील 2 बार है, तो इन 3 में ही आप सोच लीजिए कौन सा होगा। मैग ग्लेशियर, कास्ट ग्लेशियर, प्रो। तो देखिए, प्रो का मतलब ही होता है प्रारंभ। प्रो मतलब क्या होता है? बिगेन, यानी प्रारंभ। तो प्रारंभ का मतलब क्या है? न्यूली। तो प्रो यानी प्रो ग्लेशियर, ग्लेशियर है, राइट आंसर इज ए। तो अपने आप आंसर राइट ए हो गया, जो बहुत कॉमन है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, यह बहुत खतरनाक झील होता है। ऐसा ही एक झील निर्मित हो गया था केदारनाथ के पीछे, जो तबाही लेकर आया। मालपा में ऐसा ही हुआ था। ऐसे झील बन जाते हैं। नेक्स्ट वन, 5वें के बाद 6ठे नंबर का सवाल पर ध्यान केंद्रित करें। 2021 में बंद होने वाली मोबाइल फोन कंपनी है, मतलब समझिए 2021 में बंद होने वाली मोबाइल फोन कंपनी है, यानी कौन सी मोबाइल कंपनी है जो अपना उत्पादन बंद कर दी, मतलब अब वो उत्पादन मोबाइल का नहीं करती। नोकिया, एलजी, एसआर, टोलो, एसआर, एलजी, नोकिया, ये सब मोबाइल की कंपनियां हैं। इनमें से वह कौन सी मोबाइल कंपनी है जो मोबाइल के तौर पे अपने कंपनी का उत्पादन बंद कर दी, अब वो मोबाइल नहीं बनाती? बताइए। 2021 में बंद की है। नोकिया तो चल रहा है। नोकिया कहां की है बेटा?
फिनलैंड की कंपनी है। और फिनलैंड कहां है? यूरोप। और अभी ये डरा हुआ है रसिया से और कहता है कि मैं भी नाटो की सदस्यता लूंगा। एलजी कंपनी कहां की है? एलजी, इसका अर्थ होता था लक्की, लक्की गोल्ड। ठीक है, अब इसका नाम उसने लक्की गोल्ड से हटा दिया, लक्की गोल्ड। और ये कहां की थी? साउथ कोरिया की। ये साउथ कोरिया की कंपनी है। एसआर जो था ये भी आपके डेनमार्क या वगैरह की कंपनी है। और टोलो से हमें पता नहीं कहां का है। तो ध्यान में रखिएगा, द राइट आंसर इज एलजी। अब ये फोन नहीं बनाती, आई थी 7-8 साल, 9 साल, 10 साल तक बनाई, पर मार्केट में एलजी का फोन प्रोडक्ट नहीं बिका। तो चलिए अब आते हैं हम छठे के बाद 7वें नंबर का करंट अफेयर्स लेके आपके पास आया। 7वें नंबर का जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते हैं। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लून एलएलसी प्रोजेक्ट बंद कर दी गई 2021 में किस कंपनी ने? यानी वह कौन सी कंपनी थी जो ग्रामीण, रूरल एरिया और रिमोट एरिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाई थी, लून एलएलसी प्रोजेक्ट, जो फाइनली उसने 2021 में बंद कर दिया। आखिर वो कंपनी कौन थी? तो ग्रामीण को क्या कहते हैं बेटा? रूरल। और सुदूर को क्या कहते हैं? रिमोट एरिया। ठीक है, तो इन एरिया में ये प्रोवाइड करना चाहती थी और ये प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन वो फाइनली बंद कर दी। वो कंपनी का क्या नाम है? अल्फाबेट इंक, गूगल, +1, इंटेल। याद रखिएगा ये कंपनी है अल्फाबेट। इसने गूगल ने बंद कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए, ये कंपनी है गूगल का था ये सर्च, लेकिन अब उसने बंद कर दिया। लेकिन नहीं, ये प्रोजेक्ट अब नहीं चलेगा आगे, तो ये बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप सेवा को बंद करने वाली कंपनी है। यानी पेरिस्कोप नाम से लाइव स्ट्रीमिंग ऐप की सेवा दे रही वाली कंपनी इसमें से कौन सी है जो उसने इस सेवा को भी बंद कर दिया, पेरिस्कोप सर्विस को बंद कर दिया है? ट्विटर, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ट्विटर, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, विच वन इज द राइट? बताइए। ये ट्विटर है। ट्विटर ये सर्विस प्रोवाइड कर रही थी जिसे उसने बंद कर दिया। और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप का मतलब क्या हो गया? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल की सुविधा स्ट्रीमिंग की दे रही थी, तो ये बंद कर, जैसे जूम है ना वगैरह, ये तो ये चलिए ठीक है। आपको मालूम है मेटा अब किस कंपनी का नया नाम है? ये तो बहुत कॉमन है ना। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। 2012 से चल रही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हाइक को 2021 में बंद कर दिया गया के संस्थापक कौन थे? यानी देखिए 2012 से चल रही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म थी जिसका नाम था हाइक। जैसे आपका है ना व्हाट्सएप, वैसे जैसे आज है ना टेलीग्राम, वैसे हाइक को 2021 में बंद कर दिया। इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हाइक के फाउंडर कौन थे? तो हाइक के फाउंडर कौन थे जो इन्होंने बंद कर दिया? अब हाइक नहीं चलता, बंद हो गया। 2012 से 2021 9 साल चला।
कवीन, ये पूरा है कवीन भारती मित्तल, ललित मित्तल, E.M. फॉरेस्टर और ललित सूरी फॉक्स जॉर्ज कौन से हैं? इसके फाउंडर कौन थे? ये बताइए। याद रखें, ये कवीन भारती मित्तल है जो हाइक लेकर आए पर बंद कर दिया। बहुत अच्छा था पर बंद हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पर बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। के प्रयास से 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च गठित हुआ, जो आज इनमें से किस नाम से जाना जाता है? यानी विक्रम साराभाई ये मल्लिका साराभाई के पुत्र थे और विक्रम साराभाई रविंद्रनाथ टैगोर के नाती लगते थे। और विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ स्पेस रिसर्च साइंस के लिए जाना जाता है। तो अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के जनक के तौर पे विक्रम साराभाई हमारे इस वैज्ञानिक को याद किया जाता है। तो हमने क्या कहा? विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। यानी बेटा इनका एक नाम क्या है? फादर ऑफ इंडियाज, ठीक है, स्पेस प्रोग्राम। बेटा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। उन्होंने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड किया, जो आज किस नाम से जाना जाता है? इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक तो यह हो गया, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेटा जिसका मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु या बेंगलोर में। तो बेटा देखिए, DRDO डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मेटकाफ हाउस, न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर ये है। VSSRC विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, इसका अर्थ ये है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये कहां है? तो ये है बेटा तिरुवनंतपुरम, केरला। यही है हेडक्वार्टर। और शार का अर्थ है श्री हरिकोटा, ठीक है, सीधा है। शार का मतलब श्री हरिकोटा है, ठीक है। ये क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है।
सेंटर है बेटा ये आंध्र प्रदेश में है। अब आप खुद देख लीजिए बेटा, इसरो डीआरडीओ, बेटा ये क्या बनाती है? ये बनाती है मिसाइल। ये मिसाइल बनाती है। ये क्या बनाती है? सैटेलाइट। ये सैटेलाइट बनाती है। विक्रम साराभाई क्या करती है? रिसर्च करते। शार क्या करती है? लॉन्च करती है। आप देखिए, पहले एक्स्ट्रा बातें समझ लीजिए। क्वेश्चन में जो छिपा है एक्स्ट्रा बातें समझिए। इसरो जो है ये हमारी भारत की स्ट्रेटेजिक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और इसका काम है सैटेलाइट बनाना। अब डीआरडीओ जो है ये मिसाइल को डिजाइन करती है, वीएसआरसी जो है रिसर्च करती है और शार जो है ये सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला स्टेशन है। कौन कहां है ये आपको क्लियर है। अब सवाल है इसका नया नाम क्या है जो हमारे विक्रम साराभाई ने एस्टैब्लिश किया। तो ये ऑप्शंस क्या है? ठीक है, तो ऑप्शंस में एक कलर हम यूज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कलर्स आ गए, तो एक कलर यूज करते हैं और ये कलर के तहत आंसर निकल के आएगा ये। द राइट आंसर इज इसरो। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इतनी सारी जानकारी हमने इन पन्नों पर उकेड़ दी और ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, पर ये सेव तो सेव भी हम कल से करेंगे। ठीक है, बढ़ूं आगे। द नेक्स्ट वन, 10 के बाद 11वें नंबर का सवाल आता है आपके पास और 11वें नंबर का सवाल क्या है? साराभाई क्रेटर कहां है? देखिए, वही विक्रम साराभाई की बात हो रही है। विक्रम साराभाई को साराभाई कह रहे हैं क्रेटर कहां है। क्रेटर मतलब क्या होता है बेटा? आप भी जानते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा, क्रेटर, खड्ड। तो ये टाइटन पे है, लूना पे है, गैनेमिड पे है, चंद्रमा पे है, कहां है? नहीं, कहां है, सवाल ये। देखिए, ये टाइटन, ये लूना, ये गैनेमिड और ये चंद्रमा, आप भी जानते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल दीज आर क्या है बेटा? मून है। मून को क्या कहते हैं? चंद्रमा। इसी को क्या कहते हैं? उपग्रह। इसी को क्या कहते हैं? सब सैटेलाइट। सैटेलाइट हालांकि नहीं कह सकते, सब प्लानेट बोलेंगे। सब प्लानेट। सब मतलब छोटा, प्लानेट मतलब ग्रह, तो छोटा ग्रह यानी उपग्रह अपने आप आ गया। और इसको ज्योग्राफी की भाषा में मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। तो ये सारे के सारे यही हैं। ये किसका है? अर्थ का है। नहीं, गैनेमिड किसका है? जुपिटर का है। नहीं, लूना किसका है? ऐसे सवाल करेगा। टाइटन किसका है? तो टाइटन किसका है? सैटर्न का है। तो इस तरह से बात हुई। अब विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो साराभाई क्रेटर कहां रखा गया है नाम? तो चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर हमारे विक्रम साराभाई के नाम से एक क्रेटर का नाम रखा हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12। म्यूकर माइकोसिस। बेटा ये एक बीमारी है, म्यूकर माइकोसिस। ये एक बीमारी है जो उभर के आई है ड्यूरिंग कोविड पीरियड। कोविड का जो दौर चल रहा है, इसी दरमियान एक बीमारी आई, म्यूकर माइकोसिस। ये बीमारी को हम आम भाषा में क्या कह रहे हैं? ग्रीन फंगस, ब्राउन फंगस, व्हाइट फंगस या काला फंगस, क्या कहते हैं? काला फंगस क्या कहते हैं? बेटा इसका नाम है ब्लैक फंगस,
और यही करेक्ट आंसर है, ये भी ध्यान में रखिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक पॉइंट क्लियर, ठीक है। ये आंख की बीमारी है, ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस काला फंगस, ये कहां आ रहा है, कहां लग रहा है, ये आईज प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को दिखना बंद हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये बीमारी कई लोगों को हुई है। कोविड का साइड, कहते हैं ना प्यार के साइड इफेक्ट, ऐसे तो एक मूवी आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, प्यार के साइड इफेक्ट। अब मैं उसी को क्या कह रहा हूं, कोविड के साइड इफेक्ट। हाउ कैन आई मेक योर अंडरस्टैंड, प्लीज प्रोवाइड मैटर इन इंग्लिश। Okay beta Sachin, I can understand, you can speak also. Look now, step by step that will, देखिए ये सर हिंदी में, जैसे ये हिंदी में है पर इसको मैं इंग्लिश में ही मोस्टली लिख रहा हूं, तो आप देख रहे हैं जैसे जहां मुझे लगता है इट इज नीड टू बी राइट इन इंग्लिश, मैं स्टार्ट करता हूं इंग्लिश में लिखना। एंड द रेस्ट ऑफ मटेरियल, दिस इज द रेस्ट ऑफ मटेरियल विल बी प्रोवाइड इन इंग्लिश, नो डाउट। ओके सचिन, एंड सचिन मैं फोन आपका रिसीव नहीं कर पाया था, दैट वाज क्लास में था, बट कोई इश्यू नहीं है, यू कैन कॉल मी, ओके, आफ्टर क्लास यू कैन कॉल मी, आई वुड लाइक टू बी टॉक विद यू, ओके। तो देखा आपने, ये ब्लैक फंगस आईज का बीमारी आया है, कई लोग ब्लाइंड हो गए हैं। 13वें नंबर पे आइए, ठीक है। अब बेटा ये 13वां नंबर, 13वें नंबर पे बात करें, ठीक है। अब 13वां नंबर जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट के अनुसार भ्रष्ट नेताओं की सूची में प्रथम स्थान पर है। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक वर्ष। एक संस्था विशेष है यूरोप की जो इसे हर वर्ष प्रकाशित करती है। उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से सबसे भ्रष्ट राजनेता कौन है, द मोस्ट corrupt world leader among them, तो याद रखना है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन के रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्ट नेताओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, यानी इन द लिस्ट ऑफ करप्ट, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन किसका है, ए तुर्की का राष्ट्रपति रेसेप तैयब, बी सीरिया का राष्ट्रपति बसर अल अशद, ये थोड़ा अलग लिखा है, बसर अल अशद है ये अशद, बेलारूस का राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी। मैं चाहता हूं कि आप गेस करके हमें बताइए। सचिन, ये इसी का नाम ही है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये आया है। तो बताइए इनमें से आप गेस करके बताइए, इनमें से पूरे वर्ल्ड में सबसे भ्रष्ट लीडर कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार, कौन बताएंगे? सीरिया, यानी बी आप बताना चाह रहे हैं। बेटा मैं आपको एक क्लू दूंगा, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया ने अपने नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट के एक देश के माध्यम से तहलका मचा दिया है यूक्रेन पर, और रसिया को फुल सपोर्ट मिल रहा है उस देश के साथ। उस देश का नाम यहां है, उसी का राष्ट्रपति है, आप बताइए। हां, बेलारूस, समझ गए, राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये ही है, ये बेलारूस, ठीक है। द नेक्स्ट वन,
बेटा अगली जो कड़ी आती है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मध्य प्रदेश के लिए भी और ऑल ओवर एग्रीकल्चर कंसर्निंग कोई भी। मध्य प्रदेश राज्य के सोयाबीन उपज वाले क्षेत्र में सोयाबीन की खेती के रकबा घट रहा है एवं किसकी खेती का रकबा बढ़ रही है? बासमती चावल, मिर्च, संतरा, हल्दी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन भारत में सबसे ज्यादा पैदा होता है, एरिया भी सबसे ज्यादा बोई जाती है सोयाबीन, और सबसे ज्यादा फसलें उत्पादन भी वहीं होती है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। वैसे वर्ल्ड में सोयाबीन का उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 है, ब्राजील सेकंड है और हम थर्ड पे आते हैं। पर सोयाबीन से जो खली बनती है, खल जो मवेशियों को खिलाते हैं, मछलियों को खिलाते हैं, मुर्गियों को खिलाते हैं, और भी जगह यूज होता है। जैसे तेल निकालने के बाद सरसों का जो खल होता है जो हम मवेशियों को खिलाते हैं, तालाब में डालते हैं मछलियों के लिए, तो खल के एक्सपोर्ट में या सोयाबीन के बाई प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है। इंडिया में सोयाबीन के उत्पादन में, जिसे हम येलो के, ध्यान देंगे, येलो गोल्ड, सोयाबीन को येलो गोल्ड कहा जाता है, तो इसके उत्पादन में महाराष्ट्र सेकंड और मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट है। इसलिए मध्य प्रदेश का नाम है सोयाबीन स्टेट, द स्टेट ऑफ येलो गोल्ड। अब मध्य प्रदेश में एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन श्रिंकिंग, कम हो रहा है। उस खेत में अब कौन सी फसल बोई जा रही है, यानी किस चीज का रकबा बढ़ रहा है, यह सवाल है। तो बताइए बेटा जरा, हम आपसे जानना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की उपज वाले क्षेत्र में कमी आ रही है और उसकी जगह पे इनमें से किस चीज की खेती बढ़ रही है? जवाब चाहिए। बासमती राइस, मिर्च, संतरा, हल्दी, बताइए, जवाब दीजिए बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। मध्य प्रदेश का नाम है सोया स्टेट या सोयाबीन स्टेट। सोयाबीन को हम कहते हैं बेटा वो येलो गोल्ड, इसका एक नाम येलो गोल्ड है। सोयाबीन से बहुत कुछ, अच्छा सोयाबीन जो है कैसी फसल है? खरीफ। इसका मतलब क्या हुआ? खरीफ, यानी जलवायु मानसून के आने पर बोई जाए, मानसून के चले जाने पर काट ली जाए, तो ये खरीफ की फसल है। तो बेटा सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करती है। बहुत सारी बातें हमने बताई। सोयाबीन का बहुत यूज है पेंटिंग इंडस्ट्री में, जो इनेबल पेंट बनते हैं उस इंडस्ट्री में, कैंडल में, दूध में, तेल में, फूड में, एनिमल फूड में, हर चीज में बहुत सारे उपयोग हैं इसके। तो बासमती चावल का रकबा बढ़ रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा? ए, बासमती चावल का रकबा बढ़ रहा है, यानी बासमती के उत्पादन में अब आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, यानी मानसून में बदलाव आ रहा है पैटर्न में। तो ये चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब अगले सवाल पर चलूं, और अगला सवाल क्या कहता है बेटा? इस सवाल का जवाब चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक एवं सीईओ हैं। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक एवं सीईओ हैं। ओला इलेक्ट्रिक कार बनाएगी और संस्थापक और सीईओ, यानी ये फाउंडर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी। सीईओ को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी कहेंगे। तो बेटा कौन है ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर?
भावेश अग्रवाल, भावेश सतीश, सतीश अग्रवाल, हेमचंदानी. Which one will be the right answer? हेमचंदानी, सतीश अग्रवाल, भावेश सतीश, भावेश अग्रवाल. राइट आंसर इज भावेश अग्रवाल. ये ध्यान में रखना है. मैं ऑप्शंस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं डालता, इतने मिश्रित डालता हूं कि आपका कंफ्यूजन पूरा बढ़ जाए कि अरे नाम तो सुना है भावेश, वो अग्रवाल है या सतीश है, क्या है वो ध्यान में नहीं आता, इतना कंफ्यूजन. उसके बाद जो आंसर आपको याद आएगा तो आदत पड़ जाएगी कि भाई इसका, जैसे कहते हैं ना का मतलब ना ही होता है, तो भावेश अग्रवाल का मतलब भावेश अग्रवाल ही होगा, तो वो पर्टिकुलर वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है. तो राइट आंसर इज भावेश अग्रवाल. आवर क्वेश्चन नंबर इज 16. ये भी क्वेश्चंस खूब आ चुके हैं, ध्यान देना है. क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 28 दिसंबर 1921 को उद्घाटन होने वाला स्मारक के, ठीक है, उद्घाटन होने वाला स्मारक के 2021 में 100 वर्ष पूरे हो गए. जो है बेटा, एक स्मारक का उद्घाटन 28 दिसंबर 1921 को हुआ था. हालांकि बनने का कार्यक्रम, याद रखिएगा, निर्माण का कार्य जो उसका शुरू हुआ था, निर्माण, वो हो गया था 1903 से ही, और 1921 में उसका विधिवत इनॉग्रेशन हुआ था. तो 28 दिसंबर 1921 को जिस इमारत का उद्घाटन हुआ था, अब ये 2021 में उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं. जो है विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, गोलघर एट पटना, बिहार, भारतीय पुरातत्व विभाग, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली. विच वन इज द करेक्ट आंसर? टेल मी, कौन सा आंसर सही है? आप बोल भी सकते हैं बेटा, बोलना शुरू करिए. गलती होगा, सीखने ही तो आए हैं. हम गलत बोलेंगे तो ये गलत होगा. द राइट आंसर इज विक्टोरिया मेमोरियल. याद रहे, मेमोरियल मतलब क्या है? उसकी याद में, स्मृति में. क्वीन विक्टोरिया, नाम तो सुना ही है. कहां की थी? इंग्लैंड की थी. 1837 से लेकर 1903, 1837 से 1903 क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी. इसका मतलब तो अपने आप हो गया कि ये जो है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी थी. बिल्कुल सही थी. और गद्दी पर तब आई जिस वर्ष मुगल के 16वें राजा, मुगल के 17वें राजा, मुगल का 17वां आखिरी बादशाह, मालूम है, बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर गद्दी पर आया, और ये भी गद्दी पर आई. जफर तो 1857 में गद्दी से उतार दिए गए और 1862 में म्यांमार के बर्मा में डेथ मान लिए गए. ये गद्दी पर आई, लगातार चली, और आप खुद देख के बताइए कितने साल, लगभग कितने साल रही. तो आपके सामने में है. 100 में 37 कम कर दीजिए तो 63, और 3 जोड़ दीजिए तो 66, 67, नियर अबाउट ये 67 ईयर्स रानी रही. इसी के रिकॉर्ड को 2014 या 15 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड तोड़ दी है. सी इज 97 ईयर्स ओल्ड लेडी, और क्वीन एलिजाबेथ ने 2015 में ही ये रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. किसके? इनके, यानी क्वीन विक्टोरिया के. लॉन्गेस्ट रिमेनिंग इंग्लैंड्स एनी क्वीन और किंग, ये इनके पास था. 15 में अब एलिजाबेथ सेकंड के पास आ गया, जो एलाइव हैं. तो ये ध्यान में रखना. तो देखा अपने आप क्या निकल के आया. तो 1903 में जब डेथ की तो लॉर्ड कर्जन वाइली ने इनकी याद में बिल्कुल मार्बल से
एक महल तैयार करना शुरू किया जिसका मकसद था कि ताजमहल जैसा ही कुछ हो। तो इसी का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल या पैलेस, जिसका विधिवत उद्घाटन 1921 में हुआ, जिसे आज 100 वर्ष कंप्लीटमेंट हो गया। दैट इज द क्वेश्चन। तो कहां है, यह भी क्लियरेंस मिला। अब 16 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां है। और हां, ये जो है गोल घर, ये अनाज रखने के लिए गोडाउन बनाया, पर गलत तरीका अपनाया। इसके दरवाजे जो है ना, इसने अंदर की ओर खोलना चाहा, जबकि अनाज भरने के बाद। ओके, सोनू, who is architectures of the विक्टोरिया मेमोरियल? इट इज ए गुड क्वेश्चन, नो डाउट। एंड सोनू कुमार कह रहे सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, एग्जाम है एमटीएस का। बिल्कुल बेटा, इन सब के पीडीएफ आपके पास चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा सोनू, आई थिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है। मैंने कहा आप में से जितने भी लोग हैं सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ठीक है ना। 9818154537 सुनील सर, प्लीज कम इन व्हाट्सएप ग्रुप। और व्हाट्सएप ग्रुप में आने के बाद हम सारे पीडीएफ भेजते रहते हैं, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बेटा ने कहा कि सर आर्किटेक्चर्स कौन थे, तो ये हम गूगल से निकाल लेंगे। आई हैव नो रिमाइंडिंग दिस टाइम, तो अभी ध्यान में नहीं है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा। तो मैं आपको बता दूंगा ये कौन थे, सारा सिस्टम बता दूंगा, ठीक है ना। ओके सचिन, अब आइए अगले पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में आ रहा है, सवाल बन गए हैं। कैसे सवाल बन गए हैं तो बताता हूं। तो ये तो आपने नोट डाउन कर लिया, उसको जाने दीजिए। अब आ जाइए यहां पे, क्वेश्चन नंबर 17, बॉम्बे डक। एक नाम है बॉम्बे डक, इसी को लोकल लैंग्वेज में बॉम्बिल कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लोकल लैंग्वेज। इसे लोकल लैंग्वेज में बॉम्बिल कहते हैं। क्या है? शंकर किस्म की बत्तख यानी डक। डक की एक वैरायटी है क्या, क्रॉस ब्रीड, जिसे मांस उत्पादन के लिए उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन बी, बंबई की एक नृत्य मंडली। क्या ये एक डांस डेलीगेट्स हैं, यानी नर्तकों की एक मंडली है क्या, कोई ग्रुप क्या है, डांस ग्रुप है क्या, नृत्य मंडली। ऑप्शन सी, वर्सोवा तट पर पाई जाने वाली मछली, यानी वर्सोवा बीच के पास पाई जाने वाली कोई फिश है क्या। डी, कैटरीना जो भी शादी की है उसके ससुराल वालों की हवेली का नाम है क्या, बॉम्बे डक, यानी कैटरीना के ससुराल की हवेली का नाम है क्या। विच वन इज द राइट आंसर? आपको क्या लगता है? गेस करके जरा बताइए तो, आपको क्या लगता है? हम चाहते हैं आप गेस करिए बेटा, इंटरैक्ट करिए, गेस करिए, क्या लगता है आपको? सचिन ने कहा डी। नहीं बेटा, द राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। टूना मछली पे भी सवाल आते हैं, और अभी एक मछली कलकत्ता के दीघा बीच पर एक व्यक्ति के जाल में फंस गया, मछुआरे के जाल में, 55 किलो की मछली। उसका नाम भी बड़ा अच्छा है, वो भी सवाल बनेगा। और बेटा वर्सोवा, मुंबई के पास वर्सोवा बीच पे खास करके एक मछली पाई जाती है जिसे वहां के मछुआरे का जीवन यापन चलता है। यानी वर्सोवा बीच के मछुआरों का जीवन खासकर बॉम्बिल यानी कि बॉम्बे डक नाम के मछली पे चलता है। देखिएगा ये मछली इसी साइज की होती है, यानी 200 ग्राम से 250 ग्राम 300 ग्राम छोटी मछली में आता है ये, और ये बहुत तादाद में है, बहुत स्वादिष्ट है। बॉम्बई के लोग ये मछली खूब खाते हैं और इसे सुखा करके भी रखते हैं फ्यूचर के लिए।
बड़ा ऑक्यूपेशनल है और मछुआरों का जिंदगी इस पर गुजर बसर होता है। बम बेटा ध्यान में रखिएगा। तो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अब आइए 17 के बाद 18वां यानी थर्ड लास्ट आज के लिए, सेना की क्वांटम एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ध्यान देंगे, सेना की क्वांटम एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रयोगशाला, यानी बेटा क्वांटम थ्योरी होती है और आर्टिफिशियल AI, ऐसी प्रयोगशाला यानी लैब। तो आर्मीज, ठीक है, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैब एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो ऑन नहीं ऐड करिएगा, एट नलिया बेस छावनी गुजरात, दिल्ली कैंट छावनी, महू छावनी मध्य प्रदेश, बागडोगरा असम। ध्यान देंगे, छावनी का अर्थ क्या होता है बेटा? कैंटोनमेंट। भारत में नियर अबाउट 80 प्लस कैंटोनमेंट है, 80 प्लस कैंटोनमेंट। और कैंटोनमेंट का अलग होता है, यहां लोकल गवर्नमेंट होती है। जितने भी कैंटोनमेंट है बेटा सबका लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट, और उसे कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी परिषद। छावनी परिषद याद रहे, ये लोकल गवर्नमेंट नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते। कोई भी भारत की छावनी जो है वह नगर निगम के तहत नहीं आते, ना ही पंचायती राज व्यवस्था के तहत आते हैं। चाहे वो नलिया बेस गुजरात का हो, मेरठ हो, आगरा कैंट हो, दिल्ली कैंट हो, अंबाला कैंट हो, कहीं भी हो, ये जनरल लोकल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होते। इनका जहां भी छावनी होता है उस एरिया का अलग से एक लोकल गवर्नमेंट बनता है जिसे कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। आप लोग अब तक यही तो पढ़ते थे ना कि थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। इट हैज द टू टाइप, one for the urban area, second for the rural area. In urban area is called the MC यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, and in the rural area is called the पंचायती राज सिस्टम। जनाब, the third is cantonment board. So there are 3 type of the local government. cantonment board भी होता है बेटा, तो ये यूपीएससी पूछता है बेटा, ठीक है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड नलिया एयरबेस है बेटा, हमारा एयरबेस है। दिल्ली कैंट आपको भी मालूम है, ये हमारा आर्मी बेस है। महू छावनी आर्मी बेस है। बागडोगरा ये हमारा एयरफोर्स का है, एयरफोर्स का है। तो बागडोगरा असम में, महू मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, नलिया गुजरात में है। ये 4 हमारे हाईलाइटेड हैं। तो कहां पर एस्टैब्लिश्ड किया गया है? द राइट आंसर इज महू। राइट आंसर इज महू। और बेटा महू से ही बिलोंग करते थे हमारे बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर। तो महू के ही थे हमारे बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है, याद रहेगा। और पाकिस्तान को हम नलिया बेस से ही हिसाब लगाते हैं। पॉइंट क्लियर? नाउ वी हैव टू गो अहेड द नेक्स्ट वन, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान देंगे, 1992 को स्विट्जरलैंड के अधिकारी ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया है। यानी बेटा खजियार जो एक टूरिस्ट प्लेस है, ये एक फॉरेस्ट एरिया है,
एंड बहुत सारे ग्लेशियर, लेक्स हैं यहां पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है खजियार। इसे स्विट्जरलैंड के एक ऑर्गेनाइजेशन आया, रिसर्च किया और इसे नाम दिया 1992 में ही स्विट्जरलैंड। किसका? मिनी स्विट्जरलैंड। तो खजियार को क्या कहते हैं बेटा? मिनी स्विट्जरलैंड। यही नाम अभी देखा है ना आपने। तो मिनी स्विट्जरलैंड नाम दिया गया है। ये खजियार कहां है? ये खजियार कहां है? उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में। वेयर? Where? This is the right answer is हिमाचल प्रदेश। तो मिनी स्विट्जरलैंड किसका नाम है? क्लियर हो गया। अगर हिमाचल का एग्जाम दें या कोई भी प्रदेश का, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे द लास्ट टॉपिक इज, लास्ट क्वेश्चन इज 20। और जरा गौर से सुनिए, इनमें से किन दो देशों के आपसी कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए, यानी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। यानी बेटा, इनमें से वो कौन से दो देश हैं जिनके आपस में कूटनीतिक संबंधों के, कूटनीति को क्या कहते हैं? डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप। यानी कूटनीतिक, यानी कि दूतावास स्थापित किए और आपस में दूत जाते आते रहे, एम्बेसीज। कितने? किसके? भारत चीन के, भारत कतर के, भारत यूएई के, भारत भूटान के साथ। किसके साथ 50 वर्ष पूरे हुए? And the last question, you have to reply it. The right answer is India and UAE. दोनों एशिया में है। इंडिया जो है साउथ एशिया में है, और बेटा जो यूएई है वह वेस्ट एशिया में है, और ये गल्फ कंट्री है। यानी बेटा खाड़ी देश है। ठीक है ना? तो चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। और फ्रॉम विच पीरियड ऑफ टाइम इज स्टार्टेड काउंट? काउंट किस चीज के संदर्भ में कहना चाह रहे थे बेटा? ये 50 साल हो गए ना स्टार्टेड काउंट, तो अब इसके 50 साल पूरे हो गए। ये क्वेश्चन कब बनाया हमने? दिसंबर में, यानी 2021 में। तो 2021 से आप 50 साल पीछे जाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आया? 21 साल, और आपको कितना चाहिए? 29 साल। तो इसका मतलब क्या? 71, यानी कि 1971 से 2021। ये है बेटा काउंटिंग ऑफ टाइम। ठीक है सचिन? तो आज के लिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम ऑन द टाइम होंगे, और कल से वार्म अप भी होगा 11 बजे। वार्म अप के बाद करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स के बाद हमारा हिस्ट्री की क्लास होगी, 1 घंटे तो नहीं 50 मिनट की, और फिर 10 मिनट के गैप के बाद अगले 50 मिनट पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी। तो 4 क्लासेस रोज चलेंगी। चिंता ना करें, साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।